नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन अक्सर अनदेखे किए जाने वाले विषय पर बात करने जा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सुनने में थोड़ा ड्राई लगता है ना, लेकिन असल में ये किसी भी कंपनी का, आप कह सकती हैं, एक अदृश्य डीएनए होता है। बिल्कुल। यही तय करता है कि वो कंपनी कितनी तेजी से आगे बढ़ेगी या फिर अंदरूनी पॉलिटिक्स में ही उलझी रहेगी। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ बॉक्सेस और लाइंस वाला एक चार्ट नहीं है, ये किसी भी कंपनी का नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम, वाह। हाँ, जानकारी कैसे बहेगी, फैसले कौन लेगा, और सबसे जरूरी, वहां काम करने वाले लोग मोटिवेटेड महसूस करेंगे या फ्रस्ट्रेटेड, ये सब कुछ कंपनी के स्ट्रक्चर पर ही निर्भर करता है। सही स्ट्रक्चर चुनना किसी स्टार्टअप को यूनिकॉर्न बनाने और एक बड़ी कंपनी को डूबने से बचाने के बीच का फर्क हो सकता है। तो आज का हमारा मिशन यही है। हमारे पास कुछ स्टडी नोट्स हैं जो 7 अलग-अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स को समझाते हैं। तो हम इन चार्ट से आगे जाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये असल दुनिया में कैसे काम करते हैं, इनके पीछे की सोच क्या है। और आज के दौर में कौन सा ज्यादा कारगर है। तो चलिए इस अदृश्य दुनिया की परतें खोलते हैं। और शुरुआत करते हैं सबसे पुराने और सबसे सीधे साधे मॉडल से, जहां से ये सब शुरू हुआ। हाँ, चलिए सबसे बुनियादी मॉडल से शुरू करते हैं, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ये नाम सुनते ही मेरे दिमाग में तो फौरन मिलिट्री की तस्वीर आती है। जनरल से लेकर सिपाही तक एक सीधी कमांड की चेन। क्या ये वही है? बिल्कुल वही है। इसे स्केलर प्रिंसिपल या चेन ऑफ कमांड भी कहते हैं। इसकी प्रेरणा सेना से ही ली गई थी और ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौर में फैक्ट्रियों के लिए बनाया गया था। अच्छा। सोचिए, एक ऐसी फैक्ट्री जहां हजारों मजदूर एक ही जैसा काम बार बार कर रहे हैं। वहां इनोवेशन की जरूरत नहीं थी, बल्कि डिसिप्लिन और बिना गलती के काम पूरा करने की जरूरत थी। मतलब इसका मकसद था फुल कंट्रोल रखना। बिल्कुल। सोर्स के चार्ट में भी यही दिख रहा है। सबसे ऊपर मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर प्रोडक्शन मैनेजर, फिर प्लांट सुपरिंटेंडेंट और आखिर में फोरमैन। हर किसी को साफ पता है कि उसे किससे ऑर्डर लेना है और किसको जवाब देना है। कोई कंफ्यूजन नहीं। और इसी क्लैरिटी की वजह से इसके कुछ साफ फायदे हैं। कम्युनिकेशन बहुत तेज होता है क्योंकि जानकारी को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर एक सीधी लाइन में ही चलना है। कोई बीच में नहीं आता। कोई बीच में नहीं आता। फैसले भी बहुत जल्दी लिए जाते हैं क्योंकि फैसला लेने वाला सिर्फ एक ही बॉस होता है। इससे कंपनी में एक तरह की स्थिरता और अनुशासन बना रहता है। लेकिन ये तो सुनने में बहुत कसे न जाग, बहुत रिजिड लग रहा है। अगर उस लाइन मैनेजर को किसी खास विषय, मान लीजिए नई मशीनरी के बारे में गहरी जानकारी ना हो, तो तब तो वो गलत फैसला भी ले सकता है। और यही इसकी सबसे बड़ी खामी है। इसमें स्पेशलिस्ट्स या विशेषज्ञों के लिए कोई जगह ही नहीं होती। लाइन मैनेजर को ही सब कुछ देखना होता है, प्रोडक्शन से लेकर फाइनेंस और एचआर तक। वो हर चीज का एक्सपर्ट तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। और दूसरी बड़ी समस्या है पावर का केंद्रीकरण। जब सारी पावर एक ही इंसान के हाथ में होती है तो उसके तानाशाह बनने का खतरा हमेशा रहता है। वो अपनी मनमानी कर सकता है, जिसे हम ऑटोक्रेटिक लीडरशिप कहते हैं। तो इसी स्पेशलिस्ट वाली कमी को दूर करने के लिए शायद अगले स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी होगी। हमारे नोट्स में अगला है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये बस लाइन ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एक्सपर्ट्स जोड़ने जैसा एक पैचवर्क था? एक तरह से कह सकती हैं। कंपनियों को एहसास हुआ कि उनके लाइन मैनेजर्स फैसले तो ले रहे हैं, लेकिन वो फैसले हमेशा बेस्ट नहीं होते। हायर करना शुरू किया। ये स्पेशलिस्ट हो सकते हैं जैसे लीगल एडवाइजर, क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट या आर&डी टीम। तो मतलब काम करने की जिम्मेदारी अभी भी लाइन मैनेजर की है, लेकिन उसे सलाह देने के लिए एक एक्सपर्ट की टीम दे दी गई। स्टाफ का काम है सोचना, रिसर्च करना, प्लान बनाना। और लाइन का काम है उस प्लान को लागू करना। लेकिन हमारे नोट्स कहते हैं कि आखिरी फैसला लेने का अधिकार अभी भी लाइन एग्जीक्यूटिव्स के पास ही रहता है। हाँ, और यहीं से असली समस्या शुरू होती है। इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि एक अच्छी सोच ने एक नई तरह की लड़ाई को जन्म दे दिया। लाइन बनाम स्टाफ। अच्छा। लाइन मैनेजर्स को लगता है कि असली काम तो हम करते हैं, हम फील्ड में हैं, हम प्रोडक्शन चला रहे हैं। ये स्टाफ वाले तो बस एसी ऑफिस में बैठकर थ्योरी देते रहते हैं। और स्टाफ वालों को लगता होगा कि हमारे ज्ञान और रिसर्च के बिना ये लाइन मैनेजर्स कंपनी को डुबा देंगे। ये तो क्लासिक थिंकर्स बनाम डूअर्स वाला झगड़ा है। बिल्कुल। इससे तो कर्मचारियों में भी कंफ्यूजन होता होगा कि किसकी सुने, अपने सीधे बॉस की या उस एक्सपर्ट की। हाँ, ये एक पावर स्ट्रगल बन जाता है। इसके अलावा अच्छे स्पेशलिस्ट को नौकरी पर रखना महंगा भी पड़ता है। तो ये स्ट्रक्चर स्पेशलाइजेशन का फायदा तो देता है, लेकिन साथ में कंफ्यूजन, टकराव और ज्यादा खर्च भी लेकर आता है। तो अगर स्पेशलाइजेशन इतना ही जरूरी है, तो एफ.डब्ल्यू. टेलर
जिन्हें साइंटिफिक मैनेजमेंट का जनक कहा जाता है, उन्होंने एक बिल्कुल अलग ही रास्ता सुझाया, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ तो उन्होंने स्पेशलिस्ट को ही बॉस बना दिया। हाँ, टेलर का मानना था कि काम को छोटे छोटे फंक्शंस में बांट देना चाहिए और हर फंक्शन का इंचार्ज एक एक्सपर्ट होना चाहिए, जैसे ऑपरेशंस, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर वगैरह। और ये फंक्शनल मैनेजर सिर्फ अपने डिपार्टमेंट का बॉस नहीं होगा, बल्कि पूरी कंपनी में उस फंक्शन से जुड़े हर काम का बॉस होगा। एक मिनट, इसका मतलब है कि एक वर्कर जो फैक्ट्री फ्लोर पर काम कर रहा है, उसे मशीन की स्पीड के लिए प्रोडक्शन मैनेजर से ऑर्डर मिलेगा, क्वालिटी के लिए क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर से, और अपनी सेफ्टी के लिए सेफ्टी मैनेजर से। सही। मतलब एक कर्मचारी के कई बॉस। ये तो मैनेजमेंट के सबसे बुनियादी सिद्धांत, यूनिटी ऑफ कमांड, के बिल्कुल खिलाफ है। यही इसका सबसे क्रांतिकारी और सबसे विवादास्पद पहलू था। टेलर का फोकस सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंसी पर था। ओके। उनका मानना था कि जब हर काम एक एक्सपर्ट की निगरानी में होगा तो काम की क्वालिटी बेहतरीन होगी, स्पीड बढ़ेगी और बर्बादी कम होगी। इससे कंपनी को जबरदस्त फायदा होगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर प्रोडक्शन मैनेजर कहता है मशीन तेज चलाओ ताकि टारगेट पूरा हो, और क्वालिटी मैनेजर कहता है मशीन धीमी चलाओ ताकि प्रोडक्ट में डिफेक्ट ना आए, तो वो बेचारा वर्कर क्या करेगा? हाँ, बनाए रखना मुश्किल हो गया। और अगर कोई गलती हो जाए तो जिम्मेदारी तय करना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि हर कोई दूसरे पर उंगली उठा देता था। तो ये स्ट्रक्चर कागज पर जितना अच्छा लगता है, असलियत में उतना ही मुश्किल साबित हुआ। बिल्कुल, खासकर जब कंपनियां बड़ी होने लगीं। तो मतलब फंक्शनल स्ट्रक्चर में अगर आपकी कंपनी बड़ी हो जाए और कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाने लगे, तो कोऑर्डिनेशन एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाएगा। इसी समस्या को सुलझाने के लिए बड़ी कंपनियां एक अलग रास्ता अपनाती है ना? बिल्कुल, जब एक कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है कि वो साबुन भी बना रही है, आइसक्रीम भी और चाय पत्ती भी, तो इन सबको एक ही फंक्शनल स्ट्रक्चर के नीचे चलाना नामुमकिन हो जाता है। यहीं पर आता है डिविजनल स्ट्रक्चर। हाँ, इसमें कंपनी खुद को छोटे छोटे डिविजन्स में बांट लेती है और हर डिवीजन लगभग एक आजाद कंपनी की तरह काम करता है। इसे समझने के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर का उदाहरण ले सकते हैं। उनका साबुन बनाने वाला डिवीजन जैसे लाइफ बॉय और आइसक्रीम बनाने वाला डिवीजन क्वालिटी वॉल्स बिल्कुल अलग अलग कंपनियों की तरह काम करते होंगे। सही पकड़ा। लाइफ बॉय की अपनी मार्केटिंग टीम है, अपना R&D है और उनका फोकस ग्रामीण बाजार पर हो सकता है। राइट। वहीं क्वालिटी वॉल्स की टीम शहरी नौजवानों पर फोकस करेगी। उनके विज्ञापन अलग होंगे, उनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अलग होंगे। हमारे सोर्स के चार्ट में भी यही दिखाया गया है। ये तो बहुत फ्लेक्सिबल लगता है, लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान भी तो होगा। हर डिवीजन अपनी अपनी मार्केटिंग टीम और R&D टीम रखेगा। मतलब एक ही कंपनी के अंदर एक ही तरह के काम के लिए कई टीमें हैं जो एक ही तरह के रिसोर्स पे पैसा खर्च कर रही हैं। ये तो रिसोर्सेज की बर्बादी है। ये इसकी एक बड़ी कीमत है, जिसे रिसोर्स डुप्लीकेशन कहते हैं। और एक और बड़ी समस्या है, धीरे धीरे ये डिविजन्स अपनी अपनी सल्तनत बना लेते हैं। अच्छा? उनके बीच कम्युनिकेशन कम हो जाता है। कई बार तो हालत ये हो जाती है कि वे बाहर के कॉम्पिटिटर्स से लड़ने के बजाय आपस में ही मुकाबला करने लगते हैं, कंपनी के अंदर ही बेहतर बजट और अटेंशन पाने के लिए। बिल्कुल। तो ये थे पारंपरिक स्ट्रक्चर्स। अब आते हैं आज के जमाने के मॉडल्स पर, जो स्टार्टअप्स और टेक कंपनियों की दुनिया में ज्यादा दिखते हैं। पहला है फ्लैट स्ट्रक्चर। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये एकदम फ्लैट होता है। कोई बॉस नहीं, कोई मैनेजर नहीं। क्या ये सच में काम करता है? ये छोटे ग्रुप्स और शुरुआती स्टार्टअप्स में बहुत अच्छा काम करता है। इसे डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर कहते हैं, जहां कोई लंबी चौड़ी हायरार्की नहीं होती। मैनेजर और कर्मचारी के बीच ज्यादा लेवल्स नहीं होते, या कई बार तो होते ही नहीं। मतलब लगभग सभी कर्मचारियों के पास बराबर की पावर और जिम्मेदारी होती है। हाँ। इसका मतलब है कि आइडिया सीधे फाउंडर तक पहुंच सकते हैं बिना किसी मैनेजर की इजाजत के। फैसले तेजी से होते होंगे और कर्मचारियों को भी ज्यादा आजादी महसूस होती होगी। लागू करना बहुत तेज हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है। ये स्ट्रक्चर तब तक ही काम करता है जब तक कंपनी छोटी है। सोचिए, जब 10 लोगों की टीम 100 लोगों की हो जाए तब क्या होगा? अगर कोई सीधा सुपरवाइजर नहीं है तो कंफ्यूजन बढ़ सकता है। और हर कोई सब कुछ कर रहा होता है, जिससे किसी एक क्षेत्र में गहरी विशेषज्ञता यानी स्पेशलाइज्ड स्किल्स विकसित नहीं हो पाती। मतलब ये स्ट्रक्चर स्केल अप नहीं कर सकता। सही कहा। कंपनी के बड़े होते ही इसमें क्योस फैल सकता है।
इसीलिए जैसे जैसे कंपनियां बड़ी होती हैं उन्हें किसी न किसी तरह का स्ट्रक्चर अपनाना ही पड़ता है। और यहीं पर एक बहुत ही मजेदार हाइब्रिड मॉडल आता है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स, इसका मतलब तो एक कर्मचारी 2 बॉस को रिपोर्ट करेगा, एक अपने डिपार्टमेंट मैनेजर को और दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजर को। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। असलियत में कोई कंपनी से कैसे चलाती है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और यही इस स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन इसे बड़ी बड़ी कंसल्टिंग फर्म्स, टेक कंपनियां और R&D लैब्स सफलतापूर्वक चलाती हैं। इसका कोर आइडिया यह है कि कर्मचारी एक ही समय पर 2 बॉस को रिपोर्ट करते हैं। तो इसका फायदा क्या है? इतना कंफ्यूजन पैदा करने की जरूरत क्या है? फायदा है फ्लेक्सिबिलिटी और रिसोर्स का बेहतरीन इस्तेमाल। सोचिए कंपनी के पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एक्सपर्ट्स का एक पूल है। मार्केटिंग के, फाइनेंस के, इंजीनियरिंग के। हाँ, जब कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो प्रोजेक्ट मैनेजर उस पूल से उस प्रोजेक्ट के लिए सबसे बेस्ट लोगों को चुन लेता है। प्रोजेक्ट खत्म होने पर वो लोग वापस पूल में चले जाते हैं। अच्छा, तो इससे कर्मचारियों को भी अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलता है, जिससे उनकी स्किल्स बढ़ती हैं। लेकिन उस 2 बॉस वाली समस्या का क्या, जब प्रोजेक्ट मैनेजर की डेडलाइन और डिपार्टमेंट मैनेजर के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में टकराव हो तो? देखिए, इस स्ट्रक्चर को चलाने के लिए बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन, तालमेल और एक मजबूत कॉर्पोरेट कल्चर की जरूरत होती है। कर्मचारियों को भी बहुत मैच्योर होना पड़ता है ताकि वो दोनों मैनेजर्स की उम्मीदों में संतुलन बना सकें। इसमें हितों का टकराव एक परमानेंट सच्चाई है और इसे सुलझाना ही मैनेजमेंट का असली काम है। और आखिर में है नेटवर्क स्ट्रक्चर। ये तो आज के ग्लोबल और रिमोट वर्क वाले दौर के लिए ही बना लगता है। बिल्कुल, ये उन कंपनियों के लिए है जो बहुत ज्यादा आउटसोर्सिंग, फ्रीलांसरों और रिमोट कर्मचारियों पर निर्भर करती हैं। यहाँ पे एक कोर कंपनी होती है जो अपने मुख्य काम पर फोकस करती है और बाकी सारे काम दुनिया में फैले अलग अलग पार्टनर्स या फ्रीलांसरों को आउटसोर्स कर देती है। हाँ। सोर्स का चार्ट ये बहुत अच्छे से दिखाता है कैसे सीईओ सेंटर में हैं और उसके आसपास अलग अलग शहरों जैसे हांगकांग, सिडनी के हब हैं और साथ ही मार्केटिंग, HR, ऑपरेशन जैसे फंक्शंस के हब भी हैं। ये तो एक कंपनी कम और कई कंपनियों का एक नेटवर्क ज्यादा लग रहा है तरह काम करते हैं। इससे फ्लेक्सिबिलिटी तो बहुत मिलती होगी। जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। वो दुनिया में कहीं भी बैठे बेस्ट टैलेंट को हायर कर सकती है और बिना बड़ा ऑफिस बनाए अपना काम फैला सकती है। लेकिन इसमें कंट्रोल कैसे रखा जाता है? जब आपका ग्राफिक डिजाइनर बाली में बैठा हो और आपका मैन्युफैक्चरर वियतनाम में, तो चीजों को मैनेज करना बहुत जटिल हो जाता होगा। ये जटिल है और इसके लिए टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है। कम्युनिकेशन टूल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और सबसे जरूरी पार्टनर्स के बीच भरोसा। भरोसे के बिना ये स्ट्रक्चर बिखर जाएगा। बिल्कुल, इसमें कंट्रोल कम और सहयोग ज्यादा होता है। तो इन सबका निचोड़ क्या है? हमने एक सीधी साधी कंट्रोल पर आधारित लाइन ऑर्गेनाइजेशन से लेकर एक जटिल बिखरे हुए नेटवर्क स्ट्रक्चर तक का सफर तय किया। इससे एक बात तो साफ है कि कोई एक सबसे अच्छा स्ट्रक्चर नहीं होता। बिल्कुल, सही स्ट्रक्चर चुनना इस बात पर निर्भर करता है कि कंपनी कितनी बड़ी है, उसके लक्ष्य क्या हैं, वो किस इंडस्ट्री में है और उसका कल्चर कैसा है। तो हर स्ट्रक्चर एक ट्रेड ऑफ है। आप कुछ पाते हैं तो कुछ खोते हैं। एकदम सही। इन सभी डिजाइन्स में एक बात आम है, वो है नियंत्रण यानी कंट्रोल और लचीलेपन यानी फ्लेक्सिबिलिटी के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश। पारंपरिक स्ट्रक्चर जैसे लाइन और फंक्शनल नियंत्रण और एफिशिएंसी पर ज्यादा जोर देते हैं, वहीं आधुनिक स्ट्रक्चर जैसे फ्लैट और नेटवर्क लचीलेपन और इनोवेशन को प्राथमिकता देते हैं। हर स्ट्रक्चर इसी संतुलन को अलग-अलग तरीके से साधने का प्रयास करता है। बिल्कुल। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, AI और गिग इकोनॉमी दूर बैठे लोगों के लिए मिलकर काम करना और आसान बना रहे हैं, क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां ज्यादातर कंपनियां मैट्रिक्स और नेटवर्क जैसे मिले-जुले लचीले स्ट्रक्चर्स अपना लेंगी? या फिर अनिश्चितता के इस दौर में स्पष्ट आदेश और नियंत्रण की जरूरत पारंपरिक हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स को हमेशा प्रासंगिक बनाए रखेगी? इस पर जरूर सोचिएगा।